नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और आइए 60 सेकंड न्यूज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। झारखंड में पहले चरण और कई राज्यों में उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। अब ऐसे में देखिए सभी दलों के नेताओं ने प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इन सभी सीटों पर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पीएम मोदी दोपहर 12:30 पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जबकि अमित शाह झारखंड में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री की जनसभाएं सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ विधानसभा क्षेत्रों में होंगी। यूपी के सीएम भी झारखंड में 4 रैलियों में हुंकार भरेंगे। योगी की ये रैलियां गढ़वा और पलामू में होगी। झारखंड के पहले चरण के अलावा आज कई राज्यों में उपचुनाव का प्रचार भी थम जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों की 33 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट वायनाड पर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 13 नवंबर को राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। सभी उपचुनाव वाली सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार मैदान में हैं और ऐसे में उन्होंने झारखंड के रांची में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। करीब 1 घंटे तक वो रथ पर सवार रहे, लोगों का अभिवादन किया और इससे पहले उन्होंने रैलियों के जरिए इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। हजारों की भीड़, रोड के दोनों तरफ पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब। पीएम मोदी जब रांची की सड़कों पर रोड शो के लिए निकले तो हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार था। शहर के पिस्का मोड़, रातू रोड से होते हुए न्यू मार्केट तक रोड शो चला। रांची के चारों प्रत्याशी पीएम के साथ नजर आए। बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। रांची से पहले मोदी ने गुमला और बोकारो में रैली की, विरोधियों पर प्रहार किया। आपके हक की सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। बेटी, रोटी और माटी का मुद्दा उठाकर बीजेपी आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटी है। राज्य के आदिवासी सुरक्षित 28 सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में ये नंबर 13 था। कांग्रेस को 2019 में 6 सीटें मिली। 2014 में एसटी सुरक्षित सीट पर खाता नहीं खुला था। बीजेपी को पता है कि सत्ता का सपना देखना आसान है और ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा भी छाया हुआ है। चलिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। 9 दिन के बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले दोनों ही गठबंधन, चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, वादों का पिटारा खोल दिया गया है। लेकिन जिस पिटारे का इंतजार सभी को है, वो इंतजार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए जीत तो किसी ना किसी की होगी, चाहे वो महायुति की हो या महाविकास आघाड़ी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सत्ता के सिंहासन पर आखिर बैठेगा कौन। महाराष्ट्र में सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। महायुति में सीएम पद पर किसका दावा मजबूत होगा, इस पर सभी की नजर है। हालांकि अमित शाह ने 3 दिन पहले सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर कुछ और ही संकेत दिए थे। महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। ये बयान अमित शाह ने सांगली में दिया था। उन्होंने सरकार बनने की सूरत में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के संकेत दिए, लेकिन अब सीएम पद के सवाल पर उनका कुछ और ही कहना है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या एकनाथ शिंदे फिर से सीएम नहीं बनेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है? क्या अजीत पवार की भी लॉटरी लग सकती है? सवाल अब महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को भी है, जिसे लेकर तनातनी जारी है। देखिए महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के शोर के बीच एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आदित्य ठाकरे हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या कई ऐसे बड़े नेता जो लगातार शब्दों की मर्यादा तो खो ही रहे हैं, लेकिन मुद्दों के मामले पर भी एक दूसरे को जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, बयानों में तल्खी भी बढ़ती जा रही है। अब शिवसेना उद्धव के नेता आदित्य ठाकरे ने धमकाने वाला बयान दे डाला। एक तरफ आदित्य ठाकरे के बोल बिगड़े तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी फडणवीस के खिलाफ अपनी भाषा पर आपा खो बैठे और बाप दादा पर उतर आए।
बेतुके शब्दों के गोले यहाँ खत्म हो जाते तो ठीक था, लेकिन भाषा की मर्यादा खोने में वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर इनसे आगे निकल गए। उन्होंने राहुल के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। आज मी तुम्हाला वचन देत आहे, ज्यांनी ज्यांनी हा महाराष्ट्राला धक्का लावलेला आहे त्यांना बर्फाच्या लादीवर मी झोपवणार आहे, तर जेलमध्ये मी टाकणार आहे। अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडणवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो। राहुल गांधी तुम्हाला सरळ बनवतो एवढं मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है और चुनाव प्रचार का आज वहां पर भी अंतिम दिन है। ऐसे में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके लिए रोड शो के जरिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। केरल के वायनाड सीट में हो रहे उपचुनाव में प्रियंका की जीत के लिए उम्मीदवार प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के साथ रोड शो करके ताकत का एहसास दिखाई और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। राहुल प्रियंका का पहला रोड शो सुबह 10:30 बजे 1 किलोमीटर का होगा, जिसके बाद वो दोपहर 3:15 पर ग्राम पंचायत कार्यालय से बस स्टैंड तक 600 मीटर लंबा दूसरा रोड शो करेंगे। I'm now just beginning this journey of understanding, but to understand a little bit what your life struggles are about, what you go through, how you face these struggles. कांग्रेस किसी भी तरह से इस सीट पर प्रियंका को जिताकर उनकी पॉलिटिकल एंट्री को ग्रैंड बनाना चाहती है। बीजेपी ने इस सीट से प्रियंका के खिलाफ नाव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। वायनाड सीट पर 13 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस कहा, जिसके बाद सियासी तपिश बढ़ गई है और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार। यूपी में विधानसभा की 9 सीट के लिए हो रहे उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। पूर्वांचल की सीटों पर प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अतीक और मुख्तार जैसे माफिया का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। गाजीपुर का मुख्तार अंसारी रहा हो, अम्बेडकर नगर का खान मुबारक रहा हो, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति। इससे पहले सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार किया और समाजवादी पार्टी को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस और अखिलेश यादव को उसका सीईओ बताया। ये समाजवादी पार्टी आप और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। वहीं कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल यादव ने पार्टी की जीत का दावा तो किया ही, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करने में भी देरी नहीं लगाई। नकारात्मक सोच के लोग हैं, हमेशा इसी तरह की बात करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल आज से जिला पार्टी पदाधिकारी सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके जरिए वो बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। दिल्ली में जनता अदालत और पदयात्रा के बाद अरविंद केजरीवाल अब पार्टी के जिला पदाधिकारी सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसे अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पदाधिकारी सम्मेलन के जरिए केजरीवाल पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का मन बना चुकी है और उसने कांग्रेस को झटका भी देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में 5 बार कांग्रेस विधायक रह चुके मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मतीन अहमद को पार्टी में शामिल कराने के लिए केजरीवाल खुद मतीन अहमद के घर पहुंचे। खैर आज सही पार्टी में आ गए चौधरी साहब, देर है दुरुस्त है। चौधरी साहब दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। चुनाव से पहले 10,000 बस मार्शलों की बहाली का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। उनकी बहाली को लेकर आज से आतिशी सरकार प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपियों में शामिल एक शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बहराइच से शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है, उस समय जब वो नेपाल भागने की फिराक में।
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की अहम कड़ी पुलिस के हाथ लग गई। मुख्य आरोपियों में से एक शिव कुमार को मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। वो नेपाल भागने की फिराक में था। शिव कुमार को शरण देने और नेपाल भागने में मदद करने के आरोप में 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शिव कुमार से पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके कबूलनामे में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुणे में स्क्रैप का काम करता था। उसकी और शुभम लोणकर की दुकान अगल बगल थी। शुभम लोणकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। शुभम ने स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से कई बार बात करवाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 10 लाख रुपए का ऑफर मिला। हर महीने और भी पैसे मिलते रहने का वादा किया गया। हत्या के लिए हथियार और कारतूस दिए गए। सिम और मोबाइल फोन शुभम और यासीन अख्तर ने दिए। कई दिन मुंबई में बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई। 12 अक्टूबर रात में सही समय मिलने पर हत्या कर दी गई। उस दिन त्योहार होने की वजह से काफी भीड़ थी। भीड़ की मौजूदगी की वजह से 2 लोग मौके से पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच के महराजगंज में बुलडोजर चलाए जाने के मामले में आज फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से आज जवाब पेश किया जाएगा। बहराइच के महराजगंज इलाके में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई 6 नवंबर को हुई थी। उस दिन यूपी सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कहा कि पहले से ही बने मकान, दुकान या अन्य किसी संरचना को ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो इसे चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता। राज्य को कानून का पालन करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हर कदम पर कानून का पालन किया जाए। लिहाजा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए आज का दिन तय किया। बहराइच हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से 21 से ज्यादा परिवारों को नोटिस दिया गया था। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया था उनमें से रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने के आरोपी अब्दुल हमीद का परिवार भी शामिल था। आरोप लगाया गया कि सरकार फिर आरोपियों के घर बुलडोजर चलाकर बदले की कार्रवाई कर रही है। हालांकि प्रशासन ने इसे अतिक्रमण हटाने की सामान्य प्रक्रिया बताया था। बुलडोजर चलने की आशंका के बीच ज्यादातर लोगों ने अपना सामान हटा लिया था। आइए आगे बढ़ेंगे। देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर संगम नगरी प्रयागराज में परंपरागत तौर पर इस बार भी दीपदान, महायज्ञ और कालिंदी महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान योगी सरकार की तरफ से तैयार किए गए 1.25 लाख दिए जलाए। एक साथ हजारों दीप जलने से यमुना नदी और उसका मौजगिरी घाट दुधिया रोशनी से नहा उठा। आतिशबाजी ने तो दोहरी रोशनी बिखेर दी। दीपों की रोशनी में वहां का नजारा ऐसा लग रहा था मानो एक साथ हजारों सितारे आसमान से उतरकर जमीन पर चमक रहे हैं। इस मौके पर मौजूद संत महात्माओं ने प्रयागराज में 2 महीने बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना की। कामना है ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ हो, जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ के माध्यम से पूरे विश्व में जाए। एक उत्साह, उमंग, निर्मलता, स्वच्छता का संदेश देता है। कार्यक्रम में मौजूद संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने मां यमुना की विशेष आरती भी की। साथ ही देश और दुनिया में शांति और खुशहाली होने की खास तौर पर प्रार्थना की गई। दीपदान के लिए नावों का विशेष इंतजाम किया गया था। 2025 का कुंभ सफल हो, दिव्य हो, भव्य हो, इस कामना के साथ आज हम लोग ने दीपदान किए। चलिए 60 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हैं। दूसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया और इसी जीत के साथ ही 4 मैचेस की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से साउथ अफ्रीका की तरफ से 4 मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबरी की गई। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की यंग ब्रिगेड दक्षिण अफ्रीका गई है, जबकि मेजबान टीम में बस चंद ही उनके सीनियर खिलाड़ी रेस्ट पर हैं। टीम इंडिया की टीम ने सीरीज का शानदार आगाज किया। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को धोकर रख दिया। उसमें संजू सैमसन का आतिशी शतक भी शामिल था, लेकिन दूसरे मैच में संजू खाता भी नहीं खोल सके। संजू के साथ साथ पूरा टॉप ऑर्डर भी फेल रहा। अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव 4-4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा नाबाद 39 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 27 तो तिलक वर्मा ने 20 रन बनाए। टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान के साथ सिर्फ 124 रन बना सकी। 125 रन का टारगेट लेकर मैदान में उतरी दक्षिण अफ्रीका की राह भी आसान नहीं थी। 66 रन पर 6 विकेट गिर गए थे, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने एक छोट से संभाले रखा और नाबाद 47 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और 5 विकेट लिए, लेकिन वो जीत नहीं दिला पाए और आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य हासिल कर लिया।
देखिए, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगा हुआ है और यहां पर एक भैंसा आकर्षण का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है और वजह है इसकी कीमत जो कि बढ़ते बढ़ते करोड़ों तक पहुंच गई। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये भैंसा राजस्थान के पुष्कर मेले की जान बना हुआ है। लोग दूर दूर से इसे देखने आ रहे हैं, इसे छूकर इसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भैंसा ही तो है, इसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन जब आप इसकी कीमत जानेंगे तो दांतों तले उंगली चबा लेंगे, क्योंकि जहां एक भैंसा आसानी से हजारों में आ जाता है, वहीं इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ है। इस भैंसे का नाम अनमोल है, जिसे इसके मालिक ने बड़े प्यार से पाला है। उधर कहने वाले कह रहे हैं कि इतने में तो कई ऑडी, मर्सिडीज और BMW आ जाएंगी, लेकिन अनमोल पुष्कर मेले का आकर्षण बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। बता दें कि ये मुर्रा नस्ल का भैंसा है। इसकी उम्र 8 साल है, जो फल, काजू, बादाम खाता है, जिसकी डाइट पर हर रोज 1500 रुपए खर्च होते हैं।